हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और ज़िंदगी में कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। आज जो हमारा टॉपिक है साथियों, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आपको जो कराएंगे वो ज्योग्राफी कराएंगे और एकदम से शुरू में जो कराएंगे हम वो इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास करा दूँगा तो आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन अब हमारा किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। मेरा प्रयास तो यही रहेगा, बशर्त आपको कॉपी और पेंसिल लेकर के बाकायदा उसके क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। हमारा हर संभव प्रयास यही होगा कि जो आयोग की नीड है, एग्जाम की जो नीड है, उन्हीं टॉपिकों पर हम आपको रूबरू कराएंगे। अगले कुछ दिन हमारी निरंतर ज्योग्राफी की क्लासें चलेंगी, उसके बाद हम पॉलिटी की क्लास लाएंगे, उसके बाद आप किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हो उसको लाएंगे। तो चलते हैं साथियों, आज का जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम पढ़ाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसके लिए हमने इंडियन मैप भी आपके सामने लगा रखा है। और ये मैप इसीलिए लगा रखा है कि हमें आपको ये बताना है कि भाई आखिर इंडिया की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो क्या है, जो भौगोलिक दशा है भारत की वो क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, भारत जो है जैव विविधता और हर एक में विविधता के नाम से जाना जाता है। डाइवर्सिफाई है हर एक फील्ड में, जैव विविधता के नाम में, जनसंख्या के नाम में, भाषा के नाम पर और वेशभूषा के नाम पर, बोलचाल के नाम पर, त्योहारों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जहाँ तक कि भारत का जो धरातल है वो धरातल भी विविधता से कम नहीं है। तो भारत को विदेशों में जो जाना जाता है वो अनेकता में एकता के नाम पर जाना जाता है। और इसका मतलब तो क्लियर है कि भारत में हर एक स्तर पर विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है भिन्न 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 भिन्नता पाया जाना, अलग अलग, एक ही उसमें अलग अलग चीज़ें मिलना। भारत की भी बात करें, हम आज जो पढ़ाएंगे आपको भारत का जो भौगोलिक धरातल है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जब हम भौगोलिक धरातल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अर्थ से, पृथ्वी मतलब पृथ्वी की धरती से, भूमि से। तो जब हम धरातल को भी पढ़ते हैं साथियों तो ये भी भारत का काफ़ी विविधतापूर्ण है। जैसे कहीं आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं आपको मैदान मिलेंगे, कहीं आपको पठार मिलेंगे, कहीं आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, कहीं आपको गड्ढे मिलेंगे जिन्हें गर्त कहते हैं, कहीं आपको नदियाँ मिलेंगी, कहीं आपको चोटी मिलेंगी, कहीं आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं ढाल मिलेगा, कहीं सपाट मिलेगा। ये भारत की क्या है, विविधता है, भौगोलिक विविधता मतलब धरातली व्यवस्था। जैसे कि आपके समझ आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, बेहद आसानी से अच्छा पढ़ेंगे, बस फोकस करना है आपको। ये इंडिया का मैप दर्शा रहा है। जैसे मैं बात करूं तो देखो ये जो ऊपर क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड और इससे ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है भारत का, ये पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। हिमालय पर्वत भी इसी का एक भाग है, मतलब इसमें हिमालय पर्वत का भाग भी लगता है। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, आप जैसा कि जानते हो। ये तो कुछ भाग भारत में भी हिमालय पर्वत का पड़ता है। तो पर्वत ये भाग पड़ता है तो इसका मतलब ये भाग उठा हुआ भाग होगा, पर्वतीय भाग होगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ पर्वत क्या होते हैं। तो साथियों पर्वत जो होते हैं वो कुछ इस तरह की चोटी होती है कि किसी एक बिंदु पर जाकर के रुकना, इसे पर्वत कहते हैं। पठार क्या होते हैं, पठार देखो ये ऐसे इस तरीके से फ्लैट एरिया होगा, उठा हुआ होगा लेकिन वो एरिया फ्लैट होगा, इसे क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, पर्वतों पर पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, बहुत सारी जो चोटी होती हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। इनके सबसे ऊपर जो चोटी होती है उसे चोटी कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। तो अगर मैं भारत के परिदृश्य में देखूं तो भारत का उत्तरी भाग और भारत का देखो ये दक्षिणी भाग, ये भी पर्वत चोटियों से क्या है, घिरा हुआ है। साथियों मध्य प्रदेश भी ले लो, ये भी पर्वत चोटियों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहीं हम इस क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड से, और ये वाली जो है ये क्षेत्र जो, तो ये गंगा का विशाल मैदान पड़ता है। क्या पड़ता है, गंगा का विशाल मैदान का क्षेत्र है। कुछ एक पर्वत चोटियाँ यहाँ भी हैं, जैसा अरावली वगैरह यहाँ भी हैं। अब कुछ पर्वत चोटियाँ गुजरात की साइड में हैं, यहाँ कुछ देखो पर्वतीय भाग यहाँ पे है, पूर्वोत्तर भाग में यहाँ पे पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है ना, लोसाई की, नागा की, पटकाई की, ये बहुत सारी मिजो की पहाड़ियाँ, तो यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं कुछ। पठार की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये बीच वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पठार ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, पठार मिलेंगे। यहाँ भी आपको पठार मिलेगा, जैसे छोटा नागपुर का पठार है। तो कुछ भारत का भाग क्या है, पठार है। नदियों के बारे में बात करें तो देखो कुछ नदियों का भाग आपको यहाँ मिलेगा, कुछ नदियों का भाग आपको यहाँ जाता हुआ मिलेगा, कुछ यहाँ मध्य पे मिलेगा आपको नदियों का भाग, नर्मदा है, ताप्ती है, कुछ गंगा मिलेगा, यहाँ यमुना मिलेगा आपको, बेतवा, केन, इस तरह की नदियाँ भी भारत में मिलेंगी।
तो आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आपको टॉपिक कैसा लगता है? मेरी तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा टॉपिक में, आपको अच्छा लगेगा कि भाई टॉपिक से कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज पहला टॉपिक जो हम उठाएंगे वो हिमालय के बारे में उठाएंगे। किसके बारे में उठाएंगे साथियों? तो हम हिमालय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आपको आज बताते हैं कि आखिरकार देखो हेडिंग ही हमारी यही है, भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब भारत की जो स्ट्रक्चरल संरचना है, मतलब स्ट्रक्चर जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो मैंने बताने की कोशिश की है कि भाई यहाँ बहुत विविधता पाई जाती है, हर चीज़ में विविधता है। कहीं पठार हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान हैं। तो वहीं अगर हम ऑल ओवर मूल्यांकन करें तो भारत में लगभग साथियों 10.7% पर्वतीय भाग है, मतलब कुल भारत के क्षेत्रफल का 10% जो 10.7% जो भाग है वो क्या है? पर्वतीय है। वहीं आपसे मैं पहाड़ियों की बात करूं तो 18.6% भारत का कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहाड़ियां मिलती हैं। वहीं 27.7% जो क्षेत्र है भारत का वो कैसा है? पठारी, ऊंचाई पर फ्लैट मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो भारत का क्षेत्र है साथियों 43%, ये मैदानी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र, जहाँ फसल होती है। इस चीज़ को आप क्या करिए? गौर करिए। और ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन आपके लिए करूँगा, दिमाग खुल जाएगा आपका, एकदम पढ़ के मजा आएगा। तो हम भारत को 5 भागों में देखते हैं, 5 भागों में आप देख रहे हैं, कहीं चोटी हैं, कहीं ये मैदान है, हरे भरे आपको घास के मैदान मिलेंगे, कहीं पहाड़ियाँ मिलेंगी, छोटी मोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। तो 5 भागों में, एक तो हमने उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र देखो ये वाला क्षेत्र उत्तर है और पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, एक भाग तो ये हमने तोड़ा है। दूसरा हम बात करें साथियों तो विशाल मैदान है ये, जहाँ बड़े बड़े मैदान हैं। तो देखो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये मैदानी क्षेत्र है, पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र है। यहाँ मैदान मिलेंगे, कुछ मैदान यहाँ मिलेंगे, कुछ यहाँ तटीय मैदान भी मिलेंगे आपको, यहाँ भी फसलें होती हैं। इसके साथ ही तीसरा मैं बात करूँ तो प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, मतलब प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार कह लो। तो देखो ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये जो आपको मिलेगा ना, ये क्षेत्र, ये त्रिभुजाकार है, ये आपको प्रायद्वीपीय पठार जैसा कुछ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देगा आपको। उसके साथ ही जो फोर्थ है साथियों मरुस्थलीय प्रदेश, तो कुछ क्षेत्र आपको मरुस्थलीय मिलेंगे। मरुस्थल का मतलब है साथियों कि आपको रेतीले क्षेत्र मिलेंगे। तो देखो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये राजस्थान, ये पश्चिमी, ये मरुस्थल मिलेंगे आपको, यहाँ पालनपुर से लेकर के और यहाँ तक आपको पूरा मिलेगा ये। और कहाँ मिलेगा? लद्दाख में लेह वाला क्षेत्र भी मरुस्थल मिलेगा आपको। तो यहाँ आपको मरुस्थलीय क्षेत्र भी मिलेंगे, रेतीली क्षेत्र भी मिलेंगे, जहाँ पानी की क्या होगी? कमी होगी। फिर आपको जो 5th बांटा है हमने भारत को, वो समुद्रीय तटीय क्षेत्र बांटे हैं। तो आपको पता ही है हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा जो तटीय क्षेत्र पड़ता है वो किसका पड़ता है? भारत का पड़ता है। इसीलिए भारत हिंद महासागर को काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखता है, सामरिक महत्व से देखता है। तो लगभग ये जो तटीय क्षेत्र है भारत का, यहाँ कच्छ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? कच्छ से शुरू होता है और ये काठियावाड़ तट होते हुए, कोकण तट होते हुए, कनारी तट होते हुए, मालाबार तट होते हुए, उत्कल सरकार तट होते हुए, ये भारत का क्या है? तटीय क्षेत्र है। लगभग ये मुख्य भूमि की जो एरिया है ये लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर एरिया है। और ये पूरा ऑल ओवर बाहरी क्षेत्र को भी मिला करके 7516 किलोमीटर भारत का क्या है? तटीय क्षेत्र, तटीय तट पड़ते हैं। तो ये तटीय मैदान भी हमने भारत को 5 भागों में, तो हमने ये 5 भागों में भारत को क्या रखा है? तोड़ रखा है। आप देख रहे होंगे, पहला उत्तर का विशाल उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र और इसके साथ साथ साथियों समुद्रीय तटीय मैदान यहाँ भी होता। तो इससे आगे अब हम बढ़ते हैं साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं इसे ऑल ओवर इंडिया के मैप में दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो देखो ये पढ़ाने वाले हैं हम आपको, ये हिमालय वाला क्षेत्र है ना, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ भारत का, ये अभी हम पढ़ाने वाले हैं। देखो इसका हमने अलग मैप निकाल लिया है कुछ इस तरीके से आपके सामने, ये आप देख रहे होंगे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये भाई उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पर्वतीय पर्वत मिलेंगे, यहाँ पहले तो दिमाग में ये डाल लो, क्या मिलेंगे? पर्वतीय पर्वत मिलेंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ तो इसे हमने भारत को 2 तरीके से पढ़ के देखेंगे हम। देखो एक तो डिस्कशन जो हम करेंगे भारत का वो करेंगे साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या करेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर इसका डिवीजन करेंगे। एक तो जब हम पढ़ेंगे
तो एक तो हम पढ़ेंगे जब इस वाले क्षेत्र को उत्तर से ऊपर से नीचे, और एक पढ़ेंगे पूरब से पश्चिम। ये दो तरीके से हम इसे पढ़ करके देखेंगे और हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे आनंद आ गया। तो हम इसे एक तो उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे साथियों पूरब से पश्चिम। तो अभी उत्तर से दक्षिण में हमने इसे 4 भाग में तोड़ा है। एक जो ऊपर वाला ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये वाला क्षेत्र, इसे हमने ट्रांस हिमालय नाम दिया है। क्या दिया है? ट्रांस हिमालय कह लो, पार हिमालय कह लो, या कार हिमालय कह लो। क्या कह लो? ट्रांस हिमालय कह लो, या आप इसे पार हिमालय कह सकते हो, ठीक है ना, या कार हिमालय भी कह सकते हो आप। मतलब हिमालय की पूर्व अवस्था, मतलब हिमालय की बिल्कुल शुरुआती अवस्था वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बोलते हैं बृहद हिमालय। तो ये क्षेत्र पड़ता है ये हिमालय का, ये बृहद हिमालय में तोड़ा है हमने। किस में तोड़ा है इसे? बृहद हिमालय में तोड़ा है। उसके बाद जो तीसरा है इसे हमने मध्य हिमालय में तोड़ा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ही। और साथ ही लास्ट जो तोड़ा है हमने, इसे हमने शिवालिक हिमालय या नवीन हिमालय भी कह सकते हो इसे, ठीक है ना। इसका निर्माण आज भी चल रहा है और ये आज भी उठ रहा है। हिमालय को नवीन हिमालय या मोड़दार पर्वत इसीलिए कहते हैं कि 2 प्लेटों के टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, और ये समान घनत्व की प्लेटें हैं, इसीलिए कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं, और बराबर करके इस तरीके से मोड़दार पर्वत का निर्माण किया है, इसीलिए हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं। और जो मैं प्लेट कह रहा हूँ उस प्लेट का तात्पर्य है साथियों अर्थ से 100 किलोमीटर की मोटाई नीचे। तो हमारे अर्थ की शुरुआत से नीचे 100 किलोमीटर की मोटाई को हम प्लेट कहते हैं। तो ये प्लेटें, दोनों ही प्लेटें स्थलीय प्लेटें हैं। एक तो इंडियन प्लेट और एक एशियन प्लेट, इन दोनों के यूरेशियन प्लेट कह सकते हो आप, ऊपर की यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट के आपस में टकराने के अभिसरण की वजह से, अभिसरण का मतलब प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं और मोड़दार पर्वत का क्या हो रहा है, निर्माण। और ये प्लेटें हार मारने को तैयार नहीं, आज भी इनके बीच प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस वजह से ये हिमालय की जो ऊंचाई है ये बढ़ती रहती है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन हिमालय कहते हैं। तो हम इस हिमालय को जो पढ़ रहे हैं आपके समझ, वो 4 भाग में, उत्तर पर्वतीय जो क्षेत्र है इसे हम 4 भाग में पढ़ करके आपके समक्ष देखेंगे। तो चारों आपने देख लिया। एक तो बोला जाता है ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो पहला वाला हम देखते हैं साथियों, ट्रांस हिमालय हम आपके समक्ष रख रहे हैं। भाई ट्रांस हिमालय क्या होता है? तो मैंने ये कही थी हिमालय का सबसे पुराना भाग, सबसे पुराना भाग है ये हिमालय का। कौन सा भाग है? सबसे पुराना भाग। क्या है? सबसे पुराना भाग है हिमालय का, प्राचीनतम भाग है। और एक चीज बताइए, जब पुराना भाग है और ऊंचा है काफी, तो एक रूल है कि पृथ्वी से 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है? कमी होती है। इसका मतलब क्या है? ये हिमालय लगभग 5000 और 6000 मीटर की ऊंचाई पे हैं। तो यहाँ ऊपर जाते जाते टेम्परेचर माइनस में हो गया होगा, और यहाँ पर भरपूर क्या मिल रही होगी? बर्फ मिल रही होगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का क्या होता है? अभाव होता है। ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा जीव जंतु सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही यहाँ वनस्पतियाँ कर पाएंगी सर्वाइव। इसीलिए यहाँ जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है, जैव विविधता का भी क्या होता है? अभाव होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत साथियों 4 श्रेणी आती हैं। एक तो कराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी साथियों, और एक पीर पंजाल श्रेणी। आप याद कर सकते हो कल PDS। कैसे याद करोगे? कल PDS, इस तरीके से याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कल ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं, कल जाएंगे, कल जाएंगे पीने, कल जाएंगे पीने। इसका मतलब ये हो गया, सबसे ऊपर वाली जो है ये कराकोरम है। कौन सी है? कराकोरम है। दूसरी वाली जो है ये लद्दाख है, देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये कराकोरम है, दूसरी लद्दाख है, तीसरी जास्कर है, और पीने पीर पंजाल। तो ऊपर से नीचे अगर आपको लगवाता है, कई बार पूछी जाती है उत्तर से दक्षिण, कई बार पूछा जाता है दक्षिण से उत्तर। तो कल जाएंगे पीने से आप याद कर सकते हो। ये ट्रांस हिमालय की क्या है? पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। क्या है ये? ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। इसी ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन इसी हिमालय में है, ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय में।
अगर आपसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और अगर भारत का पूछा जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हालांकि भारत की दूसरी पूछी जाए तो कंचनजंगा है, ध्यान रखना। दुनिया की दूसरी पूछी जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 क्यों कहते हैं कि यहाँ पे कई श्रेणियां हैं, K1, K2, K3, K4, K5 करके, उन सब में सबसे ऊंची जो है वो कौन सी है, K2 है। आप ये ध्यान रखना, कौन सी है, K2 है। इसीलिए आप इसे K2 जो है दुनिया की मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके आप पूछे K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर है, ध्यान रखना। और ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में पड़ती है। तो देखो है ये किस में है, कराकोरम में है, ये आप याद रखना। K2 किस में पड़ती है, कराकोरम में। वहीं एक चोटी और है लद्दाख में, इसे माउंट रकापोसी कहते हैं। तो ये पूछ लेगा लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट रकापोसी। आप ये देख रहे होंगे लद्दाख की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट रकापोसी, बस याद रखना। कह रहा है सर्वोच्च, इस चोटी की ढाल विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढालों में मानी जाती है। मतलब ये चोटी ऐसी ढाल वाली नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसकी ढाल कैसी है, तो ये ऐसी वाली ढाल नहीं है। इसकी ढाल साथियों कुछ ऐसी है, इस तरीके से खड़ी ढाल है, तीव्र ढाल है इस चोटी की। तो इसीलिए दुनिया में अगर सबसे तीव्र ढाल वाली चोटियों में मानी जाती है तो वो माउंट राकापोसी मानी जाती है। पूछ लेगा किस श्रेणी में पड़ती है, तो लद्दाख में पड़ती है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की अगर मैं बात करूं, इसे हिमाद्री भी बोल सकते हो आप, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय भी कह सकते हो। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ती है। आप देख रहे होंगे ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में। इस बृहद हिमालय में 3 जगह पड़ती है, इंडिया पड़ती है, नेपाल पड़ता है, ध्यान रखना, और चाइना भी पड़ता है। भूटान में भी कुछ भाग है इसका, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें क्या है कि जब ये नंगा पर्वत से शुरू होती है पीओके में, और ये कहां तक जाती है, नामचा बरुआ तक जाती है, नामचा बरुआ पर्वत तक। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो बंदरपूछ इसमें पड़ती है, कामेट चोटी इसमें पड़ती है, नंगा पर्वत इसमें पड़ता है, नंदा देवी इसमें पड़ती है। ये तीनों उत्तराखंड में है, आप ध्यान रखना। और बंदरपूछ और कामेट के बीच छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जिन्हें हम कंचनजंगा और नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये नहीं, इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये जो पड़ेंगी आपको वो बंदरपूछ और कामेट के बीच उत्तराखंड में ही पड़ेंगी। वहीं नेपाल की कुछ चोटियां आप देख रहे होंगे, ये नेपाल की चोटियां इसमें पड़ती हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, क्षुद्रू और मैकालू, ये सब किसमें पड़ती है, नेपाल में। वहीं सिक्किम की एक चोटी भी बृहद हिमालय में है शामिल, जिसे कंचनजंगा कहते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है साथियों, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। स्वतंत्र भारत का पूरा अपने भारत की पीओके को छोड़ दें तो ये भारत की पहली हो जाएगी। पीओके को छोड़ दें तो ये भारत की कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, क्योंकि जो K2 है वो K2 हल्का सा पीओके के क्षेत्र में पड़ती है। तो ये भारत की अगर स्वतंत्र की बात करते हैं, नामचा बरुआ बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और सबसे पश्चिमी की बात करें आपको तो ये नंगा पर्वत है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। माउंट एवरेस्ट 8800 लगभग 48 पॉइंट कुछ मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी में पड़ती है, ऊंचा पर्वत इसी में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चोटियां हैं वो ढाल ज्यादा नहीं है, कम ही ढाल है। आप देख रहे होंगे तो ये कम ही ढाल है, ठीक है ना। इसे पर्यटन के लिए फेमस है, ये देख रहे होंगे हरा भरा रहता है, और इसीलिए इसे पर्यटन हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1800 से 3000 मीटर ऊंची है। इसी में पड़ते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब इसी में पड़ते हैं पर्यटन स्थल, क्योंकि यहाँ लोग जाते हैं। यहाँ जो आप ये घास के मैदान देख रहे हो ना, इन घास के मैदानों को सोनमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग कहते हैं, आप ध्यान रखना। और इसी को उत्तराखंड में बुंग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुंग्याल। और भारत में जम्मू एंड कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट शिवालिक हिमालय। ये नवीन हिमालय है। कौन सा हिमालय है, नवीन हिमालय, या इसे बृहद हिमालय भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, बृहद हिमालय भी कह सकते हो। कह रहा है ये हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है, भौगोलिक रूप से ये सबसे युवा है, मतलब इसका निर्माण अब भी हो रहा है। ये पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई बहुत ज्यादा तो नहीं है, 8050 से लगभग 1200 मीटर तक है, सॉरी 850 से लगभग 12 है। कह रहा है इसका विस्तार पाकिस्तान की जो सुलेमान पहाड़ियां हैं वहां से लेकर के भारत और म्यांमार की जो अराकायोमान पर्वत है, अराकान पर्वत, वहां तक ये फैला हुआ है। कह सकते हो लगभग यहाँ से सुलेमान से लेकर के और ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अराकायोमान पर्वत यहाँ पड़ता है म्यांमार और भारत के बीच। तो नेक्स्ट कह रहा है इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं,
और जो समतल घाटियां इस क्षेत्र में उनको दून कहते हैं या द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार जो पड़ता है वो इसी शिवालिक हिमालय में पड़ता है और ये समतल घाटियां हैं। दून में अगर बात करें तो देहरादून। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको ब्रह्मा हिमालय में मिलेंगे। अब इसे मैं इस तरीके से और तोड़ करके देखता हूँ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिए गए हैं। आपसे पूछ लेगा, ये कुछ जोन में बांट दिया गया है, आपसे पूछ लेगा ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच कौन सा जोन पड़ता है, तो आप याद रखोगे सचर जोन पड़ता है। कौन सा जोन पड़ता है? सचर जोन कहते हैं इसे। बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अगर आपसे पूछे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन क्या पड़ता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पड़ता है। वही मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात करूं तो साथियों यहाँ मेन सीमांत दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? मेन सीमांत दर्रा। आप याद भी कर सकते हो, सीमा पर कौन है? मेन सीमांत। मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन है? मेन सीमांत दर्रा। बीच में कौन है? सेंट्रल। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऊपर कौन है? सचर। तो सचर को ट्रांस और बृहत हिमालय के बीच में आप याद कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट है हिमालय का पश्चिम से पूर्वी विभाजन। अब हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग उत्तर से दक्षिण पढ़ा था। तो देखो ये आप चारों की चारों चोटियां देख रहे हो। ये तोड़ा है यहाँ पे हमने इसे पंजाब हिमालय में, इसे तोड़ा है हमने कुमायूं हिमालय में, और इसे तोड़ा है साथियों नेपाल हिमालय में, और नेपाल हिमालय से और यहाँ तक इसे तोड़ा है हमने नामचा बरुआ तक असम हिमालय में। ये इसीलिए तोड़ा है कि इसमें क्षेत्र में पंजाब ज़्यादा पड़ता है, इसमें कुमायूं का क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है उत्तराखंड वाला, इसमें नेपाल का क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है और इसमें असम का क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है। ये इस तरीके से विभाजन किसने किया था? तो सर सिडनी बुडार ने किया था। आप ध्यान रखना, किसने किया था? सर सिडनी बुडार ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय। तो मैं पहला ही अगर बात करूं पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय की बात, तो ये सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच में है। तो यहाँ सिंधु नदी मिलेगी आपको। सिंधु नदी कौन सी मिलेगी? सिंधु। यहाँ सतलज मिलेगी। तो ये सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, ठीक है ना। लगभग 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पे जाफरान की खेती होती है। जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पे जो करेवा होता है, करेवा केसर की खेती होती है। आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसीलिए ये विख्यात है, केसर की खेती के लिए ये काफी ज्यादा विख्यात है, ठीक है ना। तो इसके बाद में कह रहा है ये पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भाग है। 3 पड़ते हैं इसमें, पंजाब इसमें आता है, कश्मीर इसमें आता है और हिमाचल प्रदेश इसमें आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों कुमायूं हिमालय। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ये तो पंजाब हिमालय हो गया, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच। और साथियों सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सबसे छोटा हिमालय है का क्षेत्र है। तो ये 320 किलोमीटर का है और ज्यादातर इसका भाग कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं जिला जो है वो उत्तराखंड का ही है, इसीलिए इसका नाम कुमायूं। और यहीं पे जो मैंने बताई थी आपको कि छोटी पड़ती है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो इसी में पड़ती हैं। ध्यान रखना आप, इसी में ये चोटियां पड़ती हैं। इसके साथ ही नेपाल हिमालय है, आप देख रहे होंगे। तो काली नदी से तीस्ता के बीच, ये काली नदी से तीस्ता के बीच है। नेपाल का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, लगभग 800 किलोमीटर का, और ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी कुछ खास चोटियां पड़ती हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन में असम हिमालय। तो असम हिमालय ये है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, तीस्ता नदी से दियांग नदी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक है ये, और ये लगभग 750 या 720 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है। इसमें असम ज्यादा पड़ता है, असम, पश्चिम बंगाल वगैरह, बिहार वगैरह, ये सब क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। तो ये इसका क्या है? ये असम हिमालय। तो हमने आज थोड़ा सा भारत का उत्तर भाग पढ़ा और उसमें हिमालय को डिस्कशन करने की कोशिश की।